कोई लाल किताब फिजिकल फॉर्म में ऑर्डर करके पढ़ रहा है खुद से, तो उस इंसान का मंगल एक्टिवेट हो जाता है। ये मंगल को एक्टिवेट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल दो तरह का होता है लाल किताब में। मंगल लाल किताब में भी लिखा हुआ है कि आपके जब ग्रह खराब होते हैं तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके इश्यूज होते हैं काफी। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं। पहले घर में राहु है, तो जब ये ग्रह संबंध बनाते हैं फर्स्ट हाउस। सर, लाल किताब के कुछ ऐसे आप उपाय बताओ जो एक नॉर्मल लाइफ जीते जीते आप वो सब कर लो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। इस सुबह स्नान करने के बाद मिडिल फिंगर से माथे, नाभि और तो सर पूरा एक डेली रूटीन बता दो कि एक आइडियल डेली रूटीन इंसान का ऐसा होना चाहिए जो ऑफिस भी जाता है या जो फ्रीलांस भी करता है। वैदिक तो ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अब वो संभव नहीं है तो 5 बजे तो जरूर उठ जाइए। तो आप सर कोई एक ऐसा उपाय है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप कर लो और आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करोगे। आप डेली हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको उसमें क्या नहीं मिलता, वो कहते संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लाल किताब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इट इज प्योर साइंस। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर राकेश कथुरिया जी। डॉक्टर राकेश कथुरिया एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने हमें आज के पॉडकास्ट में डिटेल में लाल किताब की टेक्निकलिटी समझाई हैं और उन्होंने हमको ये भी समझाया है कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइंस है और लाल किताब टेक्नोलॉजी। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं पॉडकास्ट में, जहां उन्होंने हमको बहुत बेसिक सॉल्यूशंस भी बताए हैं जो हमको हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। सी यू इन द पॉडकास्ट। सर, जय श्री राम जी। जय श्री राम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब के बेसिस पर आप सजेशंस देते हो, कंसल्टेशंस लोग करते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, जो हमेशा मेरे माइंड में लाल किताब से लेकर रिलेटेड आया है। सबसे पहला क्वेश्चन, एज ए लेमैन मुझे लगता है कि लाल किताब को लाल किताब क्यों कहते हैं? उसको हरी, नीली, पीली, काली, ऐसा कुछ और क्यों वर्ड क्यों नहीं यूज़ हुआ? कोई और कलर क्यों नहीं यूज़ हुआ? आज की चर्चा हम शुरू करते हैं विघ्न हर्ता सुख करता श्री सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने सुना होगा लाल फीताशाही। सरकारी दफ्तरों में अंग्रेज़ों के समय से जो रिकॉर्ड रखे जाते थे वो लाल कपड़ों में या लाल जिल्द की किताबों में रखे जाते थे और वो उसमें सारा लेखा जोखा होता था। और इस ज्योतिष में आपकी ज़िंदगी का हिसाब किताब लिखा है, उसका लेखा जोखा लिखा है। और लाल किताब देने वाले परम ज्योतिषी श्री रूपचंद जी जोशी, जो कि खुद सेना में कार्य करते थे और वहाँ हमने सुना कि वो अकाउंटेंट थे और वो लाल बहियों से ही डील करते थे। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के लेखे जोखे को क्यों न लाल कवर से ढका जाए, और ये लाल रंग मंगल का होता है। और कहते हैं ना, आप कुशल मंगल तो है, यानी लाल रंग आपकी कुशलता का भी प्रतीक है। और लाल किताब का उद्देश्य आपके जीवन को कुशल बनाना, अच्छा बनाना है, तो उन्होंने इसे लाल किताब का नाम दिया। तो सर, मैं कहीं पे किसी का कोई वीडियो कुछ देखा मैंने, तो उन्होंने वहाँ पे एक तरह से डरा ही दिया था कि अगर कोई लाल किताब फिजिकल फॉर्म में ऑर्डर करके पढ़ रहा है खुद से विदाउट एनी गाइडेंस और अपने आप से ही ऐसे उसको स्टडी कर रहा है, तो उस इंसान का मंगल एक्टिवेट हो जाता है, तो मार्स प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। तो और उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि वेडनेसडे को लाल किताब पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और जहाँ तक मार्स का या मंगल का प्लैनेट से रिलेटेड है कि एक्टिवेट हो जाता है, तो वो सही एक्टिवेट होता है या गलत एक्टिवेट होता है? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाल किताब जो है, मैंने कहा ना, मंगल का रंग है लाल, तो क्यों ना इसको हम जब भी प्रारंभ करें मंगलवार से पढ़ना प्रारंभ करें, पहली बार।
और उसके बाद तो देखिए आप लगातार पढ़ते रह सकते हैं, उसमें फिर कोई ऐसी बाधा नहीं है। और ये चूँकि मंगल का ही रंग है, ये मंगल को एक्टिवेट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल दो तरह का होता है लाल किताब में, मंगल बद और मंगल अच्छा, मंगल नेक और मंगल बद। अगर आपकी कुंडली में मंगल नेक है तो ये आपको बड़े शुभ फल देगी, और मंगल बद है तो वो नुकसान भी कर सकती है। लेकिन मंगल नेक अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे हैं तो आपका मंगल नेक होगा, और सूर्य और शनि इकट्ठे हैं तो आपका मंगल बद होगा। ये कुंडली देखने से ही पता लगता है। तो मतलब किसी को अगर लाल किताब पढ़नी है तो विदाउट गाइडेंस आप उसको ऑर्डर भी मत करो अभी, ऐसा हो? ऑर्डर कर सकते हैं, आजकल देखिए ज़माना बदल गया है और हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। लेकिन उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको किसी उसके विद्वान से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, वरना इसको समझना काफ़ी जटिल है, मुश्किल है। तो आजकल सर यूट्यूब पे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे इसके बेसिक को बोलते हैं कि लाल किताब का ग्रामर समझा रहे हैं आपको। तो वो जो ग्रामर यूट्यूब के वीडियोस में कोर्सेज बने हुए हैं लाल किताब के, तो क्या वो राइट फॉर्मेट है वहाँ से स्टडी करने देखिए का? उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो कमर्शियल अप्रोच भी हो सकती है और मैंने कोई ऐसा देखा भी नहीं है, मतलब मैंने ऐसा कोई स्टडी किया या देखा नहीं है। मुझे किसी से प्रारंभिक गाइडेंस मिली, और जो जानकार हैं उनसे हम टाइम टू टाइम समझते भी रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, और अपना अध्ययन भी हमने किया है समय के साथ। तो सर आप ONGC एक महारत्ना से रिटायर्ड हैं और आपने अपनी पूरी लाइफ पब्लिक सेक्टर में जॉब किया। उसके बाद आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप कैसे, आपका एक रुख बना? क्योंकि वो एक लाइफ है जो हम सब अभी जी रहे हैं, हम लोग भी जॉब कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी में मुझे बचपन से शौक था, ये मेरा पैशन है, और मैं लगातार वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बचपन से पढ़ता रहा हूँ। छोटी छोटी बुकलेट आती थी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ते रहते थे, और पढ़ते पढ़ते और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती चली गई और बुक्स पढ़ते चले गए। फिर एस्ट्रोलॉजी की एक मैगज़ीन आती थी डॉक्टर BV रामन बेंगलोर से, एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन, और वो लगभग 100 साल तक चली है, और वो महान ज्योतिषी थे। उसको मैंने कई सालों तक उस मैगज़ीन को पढ़ा है और भी पुस्तकें पढ़ी, और फिर मैंने बॉम्बे में पार्ट टाइम 3 साल का कोर्स भी किया ज्योतिष अलंकार का। तो इस तरह से मैंने ज्ञान अर्जित किया। रिटायरमेंट के बाद और अपॉर्चुनिटी भी थी प्राइवेट में सर्विस ज्वाइन करने की, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ये जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है इसको क्यों न मैं पब्लिक में बांटूं और इसका लाभ जनता तक पहुंचाऊं। और उसके बाद मैंने इसको एज ए प्रोफेशन शुरू किया, गूगल पे रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो बाय गॉड ग्रेस अभी बहुत से फॉरेन कंट्रीज से भी मेरे साथ बहुत से क्लाइंट जुड़े हुए हैं, एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से क्लाइंट जुड़े हुए हैं मेरे पास। तो सर आपके रिव्यूज़ देखे थे मैंने, और इतने ज़्यादा फैंटास्टिक रिव्यूज़ हैं कि वो पढ़ के, आपके रिव्यूज़ देख के ही, गूगल रिव्यूज़ देख के कोई भी कांटेक्ट करेगा। आपको कितना टाइम लगा अपनी सेल्फ स्टडी को करने में? क्योंकि शायद आपने खुद से ही सारा स्टडी किया है। नहीं, मैंने कहा ना कि पार्ट टाइम 3 साल का कोर्स भी किया, और जो ज्ञानी हैं उनसे 1 to 1 समझा भी, ज्ञान भी हासिल किया। और रही बात कितना टाइम लगा, मुझे याद है जब मैं लगभग 12-13 साल का था तब से मैं इसकी बुकलेट लेके मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी। तो देखा जाए इट्स अराउंड 50 ईयर्स नाउ। मैं लगातार पढ़ता गया, बुक्स लेता गया, मैगजीन्स लेता गया, और अच्छी अच्छी ज्योतिष की बुक भी ली मैंने। और फिर उसमें जब आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, जिसमें आपको पैशन है, ये मेरी मजबूरी नहीं थी, कभी भी पैशन था, तो आपके प्रभु कृपा से दिमाग में विचार आते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप होने लग जाता है। तभी आप देखिए हर ज्योतिष की जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। राशियाँ वही हैं 12, भाव वही हैं 12, नक्षत्र 27 हैं,
लेकिन उनके जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग ज्योतिषों के थोड़े डिफर करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है, हर एक का आत्मचिंतन है, और ये बहुत मायने रखता है। तो सर जब आप 11-12 साल की एज से ही जब एस्ट्रोलॉजी को खुद से स्टडी करने लग गए थे, तो आप अपनी खुद की डे टू डे लाइफ पे भी अप्लाई खुद के ऊपर करते होंगे? हाँ, मैं ज़रूर उसको ऑब्जर्व करता रहता था कि क्या गोचर चल रहा है मेरा, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। उससे भी मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलती थी। आजकल काफ़ी लोग ये कंसल्टेशंस दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो थोड़ी बहुत नॉलेज उनको मिल जाती है। तो ये जो आपकी अप्रोच है सेल्फ स्टडी करके खुद के ऊपर ही एनालाइज करना और रियलाइज़ करना, तो इसमें तो ट्रस्ट भी ज़्यादा है ना? ट्रस्ट भी ज़्यादा है। नॉट ओनली माई सेल्फ, मेरे साथ जो मेरे सराउंडिंग में कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स थे, वो लोग भी मुझे टाइम टू टाइम पूछते थे, तो मैं उनको भी बताता था और वो अपनी फीडबैक भी देते थे। तो जिसे कहते हैं ना क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वो होता चला गया। तो सर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी, और मतलब डिफरेंट और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो अब आई जा रही है विद टाइम। मुझे एक चीज़ थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि इतना सब कुछ जो है उसमें से एक किसी फॉर्मेट पे कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, साइंस कहाँ है। तो आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, ये दो चीज़ें कैसे चूज़ की और आपको इस पे ट्रस्ट कैसे बना? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वैदिक से ही सीखनी होगी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ही ज्योतिष का आधार है। वही ग्रहों को, नक्षत्रों को, राशियों को और कुंडली को डील करता है। जिसमें जातक का जन्म होता है, यानी उस जगह, उसकी जो हर एक जगह की अपनी डिग्री, अक्षांश, देशांश है, उस जगह का समय, तिथि, उसके आधार पे ही कुंडली बनती है। जब जातक का जन्म हुआ है उस समय ईस्ट हॉराइजन में कौन सी राशि उदित हो रही है। अब ये देखिए कि 12 राशियां हैं, उसको एक साइकिल के व्हील के रूप में आप देखिए, और उसमें 11 स्पोक्स लगे हुए इक्वल डिस्टेंस पे, तो 12 भाग में बट गया वो। और चूंकि वो गोला है 360 डिग्री, 12 में बट गया तो हर राशि 30 डिग्री की है। तो वो लगातार घूम रहा है, समय का चक्र उसी को कहते हैं, वो लगातार घूम रहा है। और हर 24 घंटे में वो 12 की 12 राशियां पूरी घूम जाती हैं। यानी ऑन एन एवरेज एक राशि 2 घंटे में घूम जाती है। तो जिसमें जातक का जन्म हुआ है उसमें ईस्ट हॉराइजन में कौन सी राशि उदित हो रही है, वो राशि तो उसका असेंडेंट या लगन कहलाती है। और ईस्ट हॉराइजन लगन है, पहला घर है, प्रथम हाउस है। तो 7th हाउस जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द कुंडली हो जाती है। लगन ईस्ट है, 7th हाउस उसके अपोजिट है, वो वेस्ट हो जाता है। 4th हाउस उसका नॉर्थ साइड होती है और 10th हाउस साउथ साइड होती है। और जिस राशि में उस समय चंद्रमा है वो उसकी राशि कहलाती है। अब राशि 1 से लेके 12 तक है, मेष से लेके मीन तक। तो जिस समय जातक का जन्म हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम, मान लीजिए कि ईस्ट हॉराइजन पे सिंह राशि उदित हो रही थी, तो 5 नंबर उसका लगन हो जाएगा। और उसके उस समय मान लीजिए कि जो है वृश्चिक राशि थी, तो उसके 4th घर में चंद्रमा आ जाएगा और वो उसकी राशि वृश्चिक हो जाएगी। अब पहले घर में 5 नंबर लिखा हुआ है, वो 5 नंबर यानी सिंह लगन है, लेकिन वो हाउस नंबर 1 है। हाउस, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है, क्योंकि जो व्हील चल रहा है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। जनरली हम घड़ी देखते हैं, हम जनरली क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जैसे वो 5 नंबर है लगन, तो पहला घर 5 नंबर, दूसरे पे में आएगा 6, तीसरे घर में आएगा 7, चौथे घर में आएगा 8 एंड सो ऑन।
12वें घर में आएगा 4 कर्क राशि। तो ये हर एक की अलग अलग होगी। तो ये इसमें उस समय बाकी ग्रह जहाँ जहाँ हैं वो बैठाए जाते हैं, जिस डिग्री पे हैं बैठाए जाते हैं। इस तरह जातक की कुंडली बन जाती है। अब उस कुंडली के आधार पे ही उसका जीवन चलेगा। किस नक्षत्र में है चंद्रमा, उस नक्षत्र से ही उसकी महादशा प्रारंभ होगी। और जो सबसे पहला नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में, वो केतु का नक्षत्र है अश्वनी। और जो सबसे अंतिम नक्षत्र है वो जो है आपका बुध का नक्षत्र है। तो इस तरह से केतु से शुरू होता है और बुध पे समाप्त होता है। तो सर आपने बताया 1, 4, 7 और 10 इसकी डायरेक्शन बंद मुट्ठी के घर हैं ये बंद मुट्ठी के खाने हैं, ये हाँ जी। केंद्र हैं। हाँ जी। तो ये लेकिन जब हम कुंडली देखते हैं तो 1 और 7 जो है वो नॉर्थ और साउथ लगता है, लेकिन आपने उसको ईस्ट और वेस्ट बताया है। क्योंकि कुंडली में ऊपर वो हाँ जी, नॉर्थ वो लगता ऊपर है, नॉर्थ लगता लेकिन है, वो ईस्ट है। वो ईस्ट है। ओके। और जो 4 और 10 है वो नॉर्थ और साउथ है। ऐसा मतलब हम जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट, पर कुंडली में ऐसा नहीं, वो मैप के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अच्छा जी। वो अपने जो ज्योतिष के हिसाब से चल रहा है। तो उसको उस तरह से ही हमें देखना होगा, ना कि मैप के हिसाब से। आप मैप के हिसाब से देखेंगे तो वो नॉर्थ हो जाता है। नहीं, उस तरह नहीं देखते उसको। सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली में और लाल किताब की कुंडली के जो बेसिक्स और ग्रामर है, दोनों के रूल्स में डिफरेंस है। लाल किताब का फिक्स्ड हाउसेस होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मूविंग हाउसेस होते हैं। तो मतलब अगर इतना डिफरेंस है तो फिर अगर रूल्स ही डिफरेंट हैं तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये क्या कंफ्यूजन है इसको? हाँ, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। लाल किताब हमेशा पक्के घरों की बात करती है और वो काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। तभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि उस समय जातक का जन्म जब हुआ तो सिंह लगन था, 5 लिखा हुआ है। कुंडली बिल्कुल वैदिक विधि से ही बनती है, वो बन गई। अब इसको हमने लाल किताब अप्लाई करनी है उसके सिद्धांतों को। तो पहला जो भाव है उसको राशि नंबर 1 ही माना जाता है, तो वो 5 पहले में मिटा दिया जाएगा। जो लगन 5 जहां लिखा है सिंह राशि, भाव 1 है, वहां 1 लिखा जाएगा। दूसरा जहां 6 लिखा है उसमें 2 लिखा जाएगा। यानी जो वैदिक से नंबरिंग आई है उसको मिटा दिया जाता है। ग्रह नहीं हिलाए जाते, सिर्फ ये नंबरिंग को चेंज किया जाता है। तो पहला भाव 1 हो गया, दूसरा में 2 लिखा गया, तीसरे में 3 लिखा गया, एंड सो ऑन, 12वें में 12 लिखा गया। अब ये बन गई पक्के घरों की कुंडली और ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। इसमें जो स्वामी और कारक ग्रह होते हैं लाल किताब के हिसाब से, पहला घर जो है उसका स्वामी मंगल होता है, लेकिन उसका कारक सूर्य है। यानी स्वामी और उसमें फर्क क्या है? फर्क होता है। क्या होता है? जो 1 नंबर राशि है उसका स्वामी मंगल होता है। देखिए टोटल 9 ग्रह हैं। राहु और केतु को किसी राशि के स्वामित्व नहीं दिया है ब्रह्मा जी ने। चंद्रमा को 1 राशि का दिया है कर्क का, सूर्य को 1 राशि का दिया है सिंह का। 2 राशियां निकल गई, अभी आपके हाथ में 10 राशियां बची और 4 ग्रह निकल गए। राहु केतु के पास कोई लॉर्डशिप नहीं है। अभी 5 ग्रहों में 10 राशियां बटी हैं, यानी इन 5 ग्रहों के पास 2 राशियों का स्वामित्व है। मंगल के पास मेष और वृश्चिक राशि, शुक्र के 2 हैं वृषभ और तुला, बुध के 2 हैं मिथुन और कन्या, कर्क मैंने बताया अकेले चंद्रमा का है, सिंह जो है अकेले सूर्य का है, और धनु और मीन राशि ये गुरु की है, और मकर और कुंभ ये शनि की 2 राशियां हैं। शनि की 2 राशियों में क्या खास बात है, जैसे कोई फ्लैट बुक करता है तो कहता है भाई मुझे 2 फ्लैट चाहिए और लगते हुए चाहिए,
यानी शनिदेव जी ने ब्रह्मा जी से 2 लगते हुए फ्लैट ले लिए, मकर और कुंभ, 10 नंबर और 11 नंबर राशि। तभी जिसका घर बड़ा होता है कहते हैं इसका तो शनि का घर है, क्योंकि 2 फ्लैट इकट्ठे होकर घर बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से स्वामित्व आता है। अब आती है कारक की बात। पहला घर जो है उसका स्वामी तो मंगल हो गया, क्योंकि 1 नंबर लिख दिया हमने वहां, लेकिन उसका कारक जो है सूर्य है। यानी उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो सूरज से होगी, उसका प्रभाव सूरज से जाना जाएगा। अगर कुंडली में सूरज अच्छा है तो लगन आपका मजबूत है, और जब केतु लगन में हो या छठे घर में हो तो लाल किताब ये कहती कि सूरज आपका बहुत अच्छा है। उसी तरह सेकंड हाउस है। अच्छा, जो फर्स्ट हाउस है आपकी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपके सिर को रिप्रेजेंट करता है, फेस को करता है। सेकंड हाउस जो है वो आपके मुख को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र हो गया, क्योंकि वृषभ राशि हो गई, वहाँ 2 नंबर लिखा है। लेकिन उसका जो कारक है वो गुरु होता है। गुरु आपकी कुंडली में कितना अच्छा है उस हिसाब से आपका सेकंड हाउस के प्रभाव मिलेंगे। थर्ड हाउस का स्वामी तो बुध हो गया, 3 नंबर लिखा है, लेकिन उसका कारक मंगल है। ये भाई बहनों का घर है, पराक्रम है, आपका जोश है, उत्साह है, ऊर्जा है। चौथा घर जो है आपका भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख है। इसका स्वामी चंद्रमा है और इसका कारक भी चंद्रमा है। अब पंचम भाव, उसका स्वामी सूर्य है, लेकिन कारक उसका भी गुरु है। छठा घर, उसका स्वामी बुध है, कन्या राशि आ गई 6 नंबर पे, लेकिन उसका कारक बुध और केतु दोनों ही हैं। सप्तम भाव, तुला राशि आ गई, स्वामी शुक्र है, उसका कारक भी बुध और शुक्र ही हैं, दोनों हैं। अष्टम भाव, वृश्चिक राशि आ गई, स्वामी मंगल है, लेकिन उसका कारक मंगल और शनि दोनों है। ये दोनों की वहाँ गद्दी हो जाती है और दोनों के कंबाइन इफेक्ट से उसको देखा जाता है। 9th हाउस आपका धर्म है, आपका आचरण है, गुरु का स्थान है, आश्रम जिसे हम कहते हैं जनरल भाषा में। तो जहाँ पूजा पाठ धर्म है वहाँ उसका स्वामी भी गुरु है, 9 नंबर राशि धनु है, और उसका कारक भी गुरु है। तभी कहते हैं गुरु, अगर शुभ गुरु आपके 9वें भाव में तो गुरु आपका बहुत ही बढ़िया है, पिछले जन्मों के बड़े पुण्य लेके आए हैं ऐसे जातक। 10वां घर मकर हो जाता है, उसका स्वामी शनि है और उसका कारक शनि और सूर्य दोनों है, क्योंकि 10वां घर राज गद्दी भी है, जिसे आप कहते हैं ना पार्लियामेंट हाउस, सरकार की सत्ता का स्थान, वो भी 10वां घर है। तो वहाँ उसका जो कारक है सूर्य और शनि दोनों हो जाते हैं, स्वामी शनि है। अगर उसका कारक सूर्य और शनि दोनों हैं 10वें घर के, और तो वो इतना स्ट्रांग कैसे हो जाता है? क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में हाँ शत्रु हैं, बाप बेटा भी हैं, लेकिन वो चूंकि सत्ता का स्थान है तो वहाँ सूर्य की भी से है, वहाँ आपस में विरुद्ध नहीं है। वो आपका शनि और सूरज मजबूत है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऐसे लोग होते हैं, और कई जगह तो उनको बोला जाता है ना कि ये लोग जो है बेताज के बादशाह हैं। 11वां घर कुंभ राशि हो जाती है, स्वामी शनि का है, लेकिन उसका कारक फिर गुरु है। और 12वां घर उसका स्वामी गुरु है, मीन राशि, लेकिन उसके कारक गुरु और राहु दोनों हो जाते हैं, और उसमें भी राहु भारी पड़ता है। तो आपने देखा कि ज़्यादातर घरों के जो कारक गुरु हैं, इसीलिए अगर कुंडली में गुरु आपका शुभ है तो ओवरऑल आपके जीवन की चाल प्रगति अच्छी होगी, जीवन सुखी रहेगा। और लाल किताब में गुरु को सूर्य के भी ऊपर स्थान दिया गया, जबकि सूर्य ग्रह मंडल का राजा है, वो राजा को इंडिकेट करता है, लेकिन राजा भी गुरु के चरणों में शीश झुकाता है। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश झुकाते थे। और लाल किताब में हर एक ग्रहों को देवता के साथ कनेक्ट किया गया है। गुरु जो है वो ब्रह्मा जी हैं, सूर्य जो है भगवान विष्णु हैं, और चंद्रमा जो है शिव जी हैं। देखा होगा शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान होता है। और जो मंगल है वो हनुमान जी हैं, बुध है वो दुर्गा माता है, बृहस्पति जो है वो मैंने बता दिया,
और शुक्र जो है लक्ष्मी माता है, शनि देव जी भैरव बाबा है, राहु कौन है? सरस्वती माता, क्योंकि बहुत शार्प ब्रेन होता है राहु का, बहुत शार्प होता है, सरस्वती माता है। और केतु गणपति जी हैं, गणेश जी हैं, या गाय का छोटा बछड़ा भी केतु माना जाता है। सबसे पहले एक चीज पूछूंगी, जो गुरु है वो हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशंस में कौन होते हैं? हमारे फादर? बड़े जो भी हैं वो हमारे गुरु होते हैं। फादर को हम गुरु से भी और सूर्य दोनों से लेते हैं, क्योंकि फादर हमको ज्ञान भी देता है, मार्गदर्शन भी करता है, ज़रूरत पड़ने पे अनुशासन में भी रखता है। तो फादर गुरु भी है और सूर्य भी है। और हमारी मदर? मदर जो है हमारी चंद्र है, स्नेह है, हमें जो है वो भी शिक्षा देती हैं और संस्कार देती हैं। और लाल किताब में हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते को इंडिकेट करता है। तो और भाई और बहन? जी, मंगल से और बुध से हैं। बहन बुध से और भाई मंगल से हैं। मतलब अगर भाई से बना के रखो तो मंगल अच्छा रहेगा। बिल्कुल, लाल किताब ये कहती है, कुछ जनरल प्रिंसिपल है उसके। पहली बात वो ये कहती है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। आप देखते हैं झूठी गवाही के चक्कर में कितने लोग ईडी के पास पहुंचे हुए हैं। दूसरी बात ये कहती है हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। और मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे सुबह उठते माता पिता के चरण छूते हैं या घर से निकलते वक्त चरण छू के निकलते हैं, उनकी बहुत सी ग्रहों की स्थिति अपने आप सुधर जाती है। वो कहता है कि अपनी आप बहन के पास, बेटी के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ कभी मत जाइए, उनको कुछ मिठाई या कुछ गिफ्ट दे के आइए। तभी हमारे कल्चर था कि हर त्योहार पे बेटियों के घर कुछ ना कुछ भेजा जाता था। लाल किताब ये कहती नॉन वेज, एग्स, ड्रिंक्स का कभी सेवन मत करिए। ये जनरल प्रिंसिपल है। सदाचार का पालन करें, महिलाओं का आदर करें। अगर महिलाओं की इंसल्ट करेंगे आपकी लक्ष्मी माता कुपित हो जाएंगे। कपड़ों का भी ध्यान रखना है, शुक्र को अच्छा रखना है तो आपको प्रतिदिन धुले हुए, प्रेस किए हुए सलीके से कपड़े पहनने हैं। और थोड़ा सा इत्र जरूर लगाना चाहिए। परफ्यूम जो है वो अल्कोहल बेस्ड होती है, इत्र ऑयल बेस्ड होते हैं। तो इत्र में शुक्र और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है और इसमें प्योरिटी है। ये शुक्र को अच्छा करता है और वैसे भी इत्र लगाने से आपको अपना मूड अच्छा फील होने लग जाता है। ये शुक्र का प्रभाव है। अब आजकल जो युवा वर्ग है, यंगस्टर्स, वो फैशन के चक्कर में कटे फटे कपड़े पहनते हैं। लाल किताब ये कहती है कटा फटा जला कपड़ा कभी नहीं पहनना। तो जब वो कटे फटे नीले रंग के कपड़े पहन के निकलते हैं तो राहु तो कुपित हो जाता है और शुक्र नाराज हो जाता है। दो ग्रह इकट्ठे खराब होते हैं। तो मैं यंगस्टर्स को निवेदन करूंगा कि फैशन के चक्कर में अपने ग्रह न बिगाड़ें और इस तरह के कपड़ों से दूर रहें। तो सर हमारे कल्चर में ना, इंडिया में तो स्पेशली ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान रख रहा है और उसकी बात सुन रहा है और उसके हिसाब से चल रहा है तो उसको जोरू का गुलाम बोलते हैं। वो लोगों की सुन के अलग बिहेव करना शुरू भी कर देते हैं मोस्टली। ऐसा है तो शुक्र अपना पत्नी को प्यार से रखना चाहिए, सलाह से काम करना चाहिए। और कई लोग जो बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं, आप कहते हैं जोरू का गुलाम, उनको वैसे कोई परेशानी नहीं होती, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना, झगड़े वाली जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा ही नहीं। तो आपने इस बहुत सही पूछा। इस क्वेश्चन से मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो इस तरह के लोग हैं, मजाक में हम कह देते हैं जोरू का गुलाम, बट उनका घर बहुत अच्छा चलता है। अब इसको आप किसी भी तरह ले, वो अपने आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और एक बात है, जब आदमी जोरू का गुलाम होगा ना, कुछ समय के बाद पत्नी भी जो पति की गुलाम हो जाती है, ये कोई डिस्क्लोज नहीं करता है। सर आजकल डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही थी तो लाल किताब में भी लिखा हुआ है कि आपके जब ग्रह खराब होते हैं तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके इश्यूज होते हैं काफ़ी। तो मतलब आजकल इतने लोगों की कुंडली में प्रॉब्लम हो रही है, सबके ग्रह खराब हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, 7th हाउस स्पाउस है। अगर पहले घर में राहु है, ईस्ट और वेस्ट, हाँ ईस्ट, पहले घर में राहु है तो सप्तम में केतु होगा। और पहले घर में केतु है
तो सप्तम में राहु होगा, एक्सिस 180 डिग्री पे रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। या सप्तम घर में शनि है, सूर्य है, ये क्रूर ग्रह है। शनि, राहु, केतु क्रूर और पापी हैं। सूर्य सिर्फ क्रूर है, राजा है। मंगल है, वो भी क्रूर और पापी है। तो जब ये ग्रह संबंध बनाते हैं फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस से, तो पति पत्नी में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। जीवन में, दाम्पत्य में आपको प्यार चाहिए, ठंडक चाहिए, लेकिन सप्तम भाव में सूरज और मंगल बैठ गए। राहु और केतु तो आपस में कटे हुए ना, विच्छेद कारक हैं। तो जब कटे हुए ग्रह बैठ गए तो वो जो है अलगाव पैदा कर देते हैं। लाल किताब में उसके उपाय भी बताए गए हैं। और लाल किताब का एक बड़ा अद्भुत योग है जो कि वैदिक उसको एक्सप्लेन नहीं करती है। लाल किताब ये कहती है कि जातक की कुंडली के 10वें भाव में अगर गुरु है और 5वें भाव में सूरज है, तो ऐसे जातक की स्त्री या तो मर जाएगी या एक संतान पैदा होने के बाद उसको छोड़ जाएगी। बहुत स्पष्ट है। और इस योग को, ये हिडन योग है जो वैदिक डील नहीं करते। और मैंने देखा इस योग को घटित होते देखा है बहुत सी कुंडलियों में। हिडन योग है मतलब सर, पता नहीं लगता इसका? मतलब आम ज्योतिष देखेगा ना, वो कुंडली बहुत ही अच्छी, 10वें में तो केंद्र में गुरु बैठा है। और वैदिक ये कहती है अगर गुरु केंद्र में बैठा है, बंद मुट्ठी का खाना है ना 10वां घर भी, तो कुंडली के हजारों दोषों को वो दूर कर देता है। लेकिन मैंने ये देखा है 10वें में अगर उच्च का गुरु बैठा है कर्क राशि का और 5वें में सूरज बैठा है, तो वो भी विच्छेद करवा देता है। वहाँ ये लाल वैदिक का प्रिंसिपल मैंने फेल होते हुए देखा। तो मतलब लाल किताब के प्रिंसिपल्स वैदिक के प्रिंसिपल्स के ऊपर थोड़ा हैवी पड़ रहा है। वैदिक है साइंस और लाल किताब है टेक्नोलॉजी। उन ग्रहों को, उन सिद्धांतों को किस तरह अप्लाई किया जाए जो कि जीवन अच्छा हो जाए, और वो कई निशानियां बताता है। जैसे कहता है कि अगर राहु आपके 5वें भाव में है तो ऐसे जातक जो है नाक से बोलेगा, यानी उसकी आवाज भारी होगी, और उसके घर के सामने बिजली का खंबा होगा। अब 150 साल पहले तो बिजली थी ही नहीं लगभग, तो बिजली का खंबा कहाँ से आया? और आज के दिन जब आप मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, 20 मंजिल पे, 50 मंजिल पे आपका फ्लैट है, तो आपके घर के सामने खंबा हो ही नहीं सकता आपके फ्लोर पे। तीसरी बात यह कि बड़ी सिटीज में आजकल बिजली के खंबे हैं ही नहीं, तो प्रिंसिपल चेंज होते हैं। लेकिन राहु आपके ऊपर छा गया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं पूरे राहु के प्रभाव में है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो जिसे आप यूट्यूब पे या टीवी पे डालेंगे, वो क्या है? राहु का प्रभाव है। आज आपने, आपकी मुट्ठी में हर वक्त राहु है, मोबाइल पूरा राहु है, दिखता सिर्फ एक पीस है, लेकिन वो भानुमति का पिटारा है, कुछ भी उसमें से निकाल लो। तो आज ये है कि राहु ने हर एक को जकड़ लिया है। ये राहु का युग है। सर मैंने ना न्यू ईयर के टाइम पे जनवरी में 2024 जब स्टार्ट हुआ, तो मैंने बहुत जगह ना ये सुना कि ये शनि का साल है, शनि देव का साल है। तो इस चीज़ से सारी जो राशियां हैं वो कैसे इम्पैक्ट हो रही हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हम ये समझ लें कि शनि का साल कैसे है। ये अंकों पे बात आती है। जो सूर्य है उसका अंक 1 होता है, चंद्रमा का अंक 2 होता है, बृहस्पति का अंक 3 होता है, और राहु का अंक 4 होता है, बुध का 5 होता है, शुक्र का 6 होता है। और आप देखेंगे 6 नंबर के लोग जो है शुक्र से बड़े प्रभावित होते हैं, बड़े मेंटल क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रोमांटिक भी बहुत होते हैं। और 7 नंबर जो है वो केतु का है, 8 शनि का है और 9 मंगल का है। तो जब 2024 को जोड़ेंगे तो 8 बनता है। तो ये शनि का साल है। तो शनि का जो साल होता है वो थोड़ा पूरे मुंडेन अफेयर बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड पे हावी होता है, भारी पड़ता है। और आप देखिए जो राहु का होता है वो भी 2020 4 बनता था। तो कोरोना ने पूरे संसार को झकझोर दिया। राहु दिखता नहीं है, राहु और केतु शैडो है, दिखते नहीं, बाकी सारे प्लेनेट दिखते हैं। तो क्या आपको
कोरोना का वायरस दिखता था? सामने से शेर आ रहा है, आप सावधान हो जाओगे, कुत्ता आ रहा है सावधान हो जाओगे। कोरोना के वायरस के कैसे सावधान होगे? दिखता ही नहीं, राहु है। पूरा राहु का प्रभाव देखा हमने 2020 में, और 2024 में अब देखिए मोटे तौर पे संसार में अशांति ही है। आप देख रहे हैं कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कोई है। कुछ किसी भी देश में हालात हमको नहीं दिखते कि संतुष्टि के हो। 2-4 कंट्री अपवाद हो सकती हैं, पर ज्यादातर कंट्रीज आप देख लीजिए। तो सर एक चीज़ और बोलते हैं कि आपके फादर की कुंडली, आपकी मदर की कुंडली, आपके भाई बहन की कुंडली आपको भी, आपकी कुंडली को भी इम्पैक्ट करती है। तो कभी कभी कुछ मतलब अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी न किसी घर में कोई एक आधा ऐसे इंसान होता है जो कभी ना ठोकरें खा के भी सीखता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। तो उसकी वजह से उसके शायद बच्चे या उसके शायद भाई बहन इम्पैक्ट होते हैं, पूरी लाइफ उनकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो हमारा कल्चर ऐसा है कि हम छोड़ भी नहीं सकते हैं अपने भाई बहन, माँ बाप, जो रिश्ते हमारे इंडियन कल्चर ये है कि हम नहीं छोड़ते, हमारे खून के रिश्ते का तो यही इम्पोर्टेंस है। तो जो एक इंसान जो विक्टिम है, जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और वो कैसे बढ़े लाइफ में आगे? सही कह रहे हैं आप। इंसान इस तरह के होते हैं, एक इंसान दूसरे को ठोकर खाते देखता है ना, तो समझ जाता है कि इसने ठोकर क्यों खाई, मैं इस तरह की स्थिति से बचूं। दूसरा तरह का ये होता है कि उसने ठोकर खाई तो मनन करता है कि मैंने क्यों ठोकर खाई, उसमें मेरी क्या गलती थी, मैं उससे फ्यूचर में बचूं। तीसरा ये है ठोकर खाता चला जाता है, कभी नहीं सीखता। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि इफ़ यू हैव डिसिप्लिन्ड लाइफ, life will give you decency and dignity, and if you take it in a casual way, you are bound to take casualty, you are bound to face casualty, choice is your। और इस तरह की जो आती हैं समस्याएं, तभी कहते थे पुराने टाइम में ज्वाइंट फैमिली में रहिए। आजकल बड़ा अजीब लगता है, दो लोग ही साथ नहीं रह पा रहे, आपने बताया डाइवोर्स हो रहे हैं, दो लोगों के बीच की बात है ना, फॉरगेट आप ज्वाइंट फैमिली। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में जब रहते थे तो हमें एक दूसरे से बैलेंसिंग करनी, एडजस्टमेंट करना समझ में आता था। एक दूसरे के प्रति हमें जो है स्नेह भी होता था, कभी नाराज़गी होती थी समझाया जाता था बड़ों द्वारा, बड़ों की बात बच्चे मानते थे, छोटे मानते थे। आजकल मानते नहीं है, शर्म भी होती थी बड़े छोटे, शर्म, हाँ आजकल तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो वो जो चीजें थी, और तभी कहते थे भाई भाई का आपस में प्रेम है तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। कुंडली में मंगल अच्छा करने का सबसे बढ़िया तरीका ये, भाई बहन के रिलेशन अच्छे हैं, बुध अच्छा रहेगा कुंडली में, चाहे कैसा भी हो। लाल किताब ये कहती है, लाल किताब सिम्टम पे जाती है, अच्छा आपके भाइयों के साथ संबंध कैसे हैं, बहुत अच्छे, देखने की जरूरत नहीं। मंगल आपका अच्छा है, नेक है, नहीं भाइयों से बनती नहीं, जमीन का जायदाद का झगड़ा चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, मंगल आपका बद है, सीधी सी बात है। वो सिम्टम्स पे चलती है कई चीज़ों पे, तो हम उससे प्रभावित होते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारी कुंडली में 12 भावों में रिश्तेदारियां भरी हैं। सेकंड हाउस हमारा कुटुंब है, थर्ड हाउस हमारा भाई बहन है, फोर्थ हाउस हमारी माता है। अगर मेरा फोर्थ हाउस खराब है, पीड़ित है, जैसे उसमें केतु बैठ गया, केतु के साथ शनि बैठ गया, राहु सूर्य बैठ गया, पीड़ित हो गया, तो कौन पीड़ित होगा? मेरी माता पीड़ित होगी। कई परिवारों में देखा होगा बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप की तरक्की होनी शुरू हो जाती है एकदम से, हाँ जी, एकदम से तरक्की होगी, हर तरफ वो आगे बढ़ जाएंगे। कई परिवार में बच्चा होगा, अच्छा हंसी खुशी का परिवार था, पता लगा कुछ टाइम के अंदर सब कुछ खत्म होने लग गया है। ग्रहों का असर आता है, इंटरकनेक्टेड है। हम जो परिवार के अंदर हमारे जो ग्रह हैं वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे कोई आता है पूछता है मेरी संतान कैसी होगी, तो उसकी कुंडली बताती है इसकी संतान बहुत अच्छी होगी। वो पूछता है मुझे संतान से सुख मिलेगा। कईयों का आता है संतान से तो बहुत मुसीबत मिलेगी, इस तरह की प्लेसमेंट है, ग्रह ऐसा पीड़ित है। जब ग्रह पीड़ित होता है, मान लो मैं पीड़ित हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो अपनी पीड़ा में ही दुखी हूँ। अगर जब मैं प्रसन्न हूँ, प्रफुल्लित हूँ, तो कोई आता तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो जब ग्रह खुद पीड़ित हो रहा है कुंडली में, तो उससे संबंधित आपके जो रिश्तेदार हैं उससे आपको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो सर 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे
एक होते हैं केयर फ्री इंसान होता है और दूसरा होता है सेंसिटिव होता है, वो फील करता है हर चीज़ को। तो मैं फील करती हूँ, मुझे इम्पैक्ट होती हैं चीज़ें, मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ। तो अगर मेरा कोई रिश्तेदार या मेरी कोई कज़न है, अगर वो परेशान है तो उसकी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, वो करेगी, खुद ही करेगी। तो मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? देखिए, उसके लिए ये है कि आपको अपनी सोच सही करनी पड़ेगी कि जो ज्योतिष है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही चलती है। जैसे हमने बिजली के खंभे का एग्जाम्पल दिया, अब अंडरग्राउंड केबल होगी तो खंभा आएगा कहाँ से? आप ऊंचे फ्लोर पर। अब ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं, वो अलग है, वो आप अलग है। अगर वो परेशानी पा रही है तो अपनी कुछ कारण से पा रही है। अगर आप उसमें हेल्प कर सकती हैं, इफ़ पॉसिबल, आप हेल्प कर दीजिए, परेशानी उसकी कम होगी। नहीं कर सकती है तो फिर आप अपने आप को परेशान उसके लिए मत कीजिए। नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको ठंडक मिलेगी। ना भगवान का नाम लो। यस, अल्टीमेटली भगवान की शरण में ही जाके हमें जो है शांति मिलनी है, प्रकाश मिलना है, मार्गदर्शन मिलना है। तो सर, जैसे जब मैं थोड़ा बहुत लाल किताब के बारे में और कुंडली के बारे में जब मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी, तो मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिया तो हो गया, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ओवर अ टाइम आप उसको ब्रश अप करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो मतलब काफ़ी लंबा एक पूरा लाइफ टाइम का प्रोसेस है, शायद तब भी आप उसको मास्टर ना नहीं, कर लाइफ पाओ। टाइम का नहीं है। कितना? एक लाइफ में भी आप उसको समझ नहीं हाँ सकते। जी। लगातार स्टडी करते रहे, इतनी गहरी और इतनी जटिल है कि इसमें ग्रहों के इंटरकनेक्शंस हजारों की हाँ जी। कॉम्बिनेशन में। जैसे लाल किताब ये कहती है कि यदि आपके एकादश घर में केतु बैठा है तो 11वां घर। आपका चंद्रमा बर्बाद, यानी आपकी माता पे उसका बुरा असर आएगा। चंद्र से संबंधित जो सुख मिलने वो गए। अगर चंद्रमा एकादश में बैठा है तो केतु बर्बाद। केतु आपकी संतान को इंडिकेट करता है, एम्बिशंस को करता है, तो वो अफेक्टेड हो गए। एकादश में राहु बैठा है तो गुरु खराब हो जाएगा। गुरु आपकी कुंडली में नवम भाव में कितना ही बढ़िया बैठा हो, अगर एकादश में राहु बैठ गया तो गुरु के प्रभाव जो मिलने चाहिए थे 100%, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। और गुरु एकादश में बैठ गया तो राहु बर्बाद। शब्द ऐसे हैं वहाँ। वो ये कहता है कि अगर अष्टम भाव खाली है, वजीर बेदलील, वजीर बोलते हैं मंत्री को, बेदलील बोलते हैं कि तर्कहीन। ये अरेबिक और उर्दू के लफ्ज़ हैं काफ़ी उसमें, जो आज की जनरेशन अवेयर नहीं है। यानी अगर 8वां खाना खाली है तो वो व्यक्ति चाहे मंत्री पद पे क्यों ना हो, उसकी बातों से लोग प्रभावित होंगे ही नहीं। और आप देखिएगा पार्लियामेंट की आजकल तो लाइव बहस आती है, कई लोग खूब बहस करते रहेंगे, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता सामने वाली पार्टी पे। ये होता है। वो कहता है एकादश भाव खाली, राजा बेलगाम। तो मतलब सर, आप खुद तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपकी कुंडली ही कर रही है सब कुछ। एग्जैक्टली। व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग। यू आर मैन, वुमेन ऑफ फाइनेंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? हर एक का अलग अलग है। इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स। वो तो आप कराए, अब क्या कर सकते हैं? अब कर सकते हैं, अब उसकी थोड़ी एडिटिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप कहें कि उसको यू टर्न दे दें तो फिर ब्रह्मा जी के लिखे का मतलब क्या हुआ? लाल किताब ये कहता है कि आपकी अगर तकदीर में लिखा है तब हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके ओवरहेड टैंक में पानी है और वो आपकी नल में नीचे पानी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पाइप में कहीं रुकावट है। प्लम्बर आएगा, चेक करेगा, रुकावट दूर कर देगा और पानी आना शुरू हो जाएगा। आपकी ओवरहेड टैंक में पानी ही नहीं है, प्लम्बर बेचारा क्या कर लेगा? पानी नहीं आ रहा उसमें। आप ओवरहेड टैंक यानी अपने भाग्य में कुछ लेके नहीं आए, पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड लेके ही नहीं आए हैं, फिर तो लाल किताब क्या कर लेगी? भाग्य में लाए हैं और रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को लाल किताब के उपाय से आप दूर कर सकते हैं। तो सर, इतना टाइम से जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई एक एग्जाम्पल ऐसा शेयर करोगे अपना खुद का या फिर आपके किसी क्लाइंट का कि आप खुद सरप्राइज हो गए थे कि दिस वर्कड?
कुछ ऐसा है, कुछ ध्यान? हाँ, लाल किताब ये कहती है, जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा यदि उसकी कुंडली में चंद्रमा नवम घर में है। वो कहता है कि चंद्रमा अगर नवम घर में है तो जातक के पास घड़े के साइज का मोती होगा। क्या आपने इतना बड़ा मोती कहीं देखा है? नहीं ना। भावार्थ पे जाइए, यानी वो चाहे कितने ही गरीब घर में पैदा हो, बड़े होते होते बहुत धनवान हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। और या जहाज़ों का मालिक, तो हर एक तो जहाज़ों का मालिक नहीं हो सकता, लेकिन मेरी कंपनी में एक मेरा दोस्त था, वो मेरे से थोड़ा सा सीनियर से स्लाइट, तो वो मेरे पास आके बैठ जाता था कभी कि यार कुंडली देख लो। देखा तो उसके नवम घर में चंद्रमा था, बहुत अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये कहती है लाल किताब। कहते ये कहती? हाँ। तो कहता तेरे को सुबह से कोई मिला नहीं, तो मैं जहाज़ों का मालिक कैसे हो जाऊंगा? मैं तो नौकरी कर रहा हूं तेरे साथ ही। खैर, समय आया, वो प्रमोशन पाता चला गया और पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, वो बंदा डायरेक्टर बन गया कंपनी का। और जब डायरेक्टर होता है तो जो भी डिपार्टमेंट का होता है वो पूरा उसके अंडर होता है, उसका एक तरह से वो वर्चुअली मालिक होता है। तो उसका स्टेटस बहुत हाई, देश विदेश सरकार में हर जगह। तो मैंने उस योग को फलित होते देखा है। दूसरा, लाल किताब ये कहती है कि अगर आपकी कुंडली में 12वें घर में द्वादश भाव में चंद्रमा है तो जातक चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, होगा पढ़े लिखों का बाप। ऐसी भाषा है लाल किताब की। तो आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे, उनकी पढ़ाई और डिग्री से कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री तक बनते हैं वो, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर है, और खुद वो अंगूठा छापे। और इसमें एक नाम बिहार में भी है, महिला थी, आज भी है, उनका परिवार पूरा छाया भी हुआ है पॉलिटिक्स में, 9वीं फेल है, चाहे डिप्टी सीएम तो अब भी बने हुए थे कल तक, आज अपोजिशन के लीडर हैं। आपके सामने है वो उदाहरण। तो सर मैंने ना दो चीज़ों के, जब मैं लाल किताब के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक और नई लाल किताब, जैसे अब यूट्यूब पे अब काफ़ी लोग, थोड़ा हो गया फेमस, पर सर मुझे एक और चीज़ पता लगी जिसकी मैंने बात कहीं भी किसी वीडियो में नहीं सुनी करते हुए, जेमिनी सूत्र। तो मतलब उसने, मैंने कहीं पे पढ़ लिखा हुआ देखा कि ये 2 बुक्स ऑफ स्कॉर्पियो होती है, मतलब बुक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक है लाल किताब और एक है जेमिनी सूत्र। तो मतलब जेमिनी सूत्र के बारे में बात क्यों नहीं हो रही इतनी? और मैंने तो मतलब ये भी पढ़ा कि जो जेमिनी सूत्र को पढ़ने की कोशिश भी करता है उसको ईयर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी अपने बच्चे के साथ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो और काफ़ी कुछ नेगेटिव बताया हुआ था, तो मतलब मैं तो खुद ही डर गई, मैंने चेक ही नहीं किया जेमिनी सूत्र क्या है। तो अभी भी मैं थोड़ा डर रही हूँ पूछने से पहले, पर स्टिल थोड़ा। नहीं, जेमिनी एक महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपने सूत्र दिए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं, वो बहुत प्राचीन काल से है, वैदिक है। लाल किताब से भी पहले? हाँ, वो बहुत पहले से, वो वैदिक काल से है। वैदिक काल कहें तो हजारों साल पहले से। और वैसे वैदिक हमारा सतयुग से शुरू हो जाता है, लेकिन लाल किताब जो है वो पंडित रूपचंद जी जोशी ने जो अध्ययन किए बुक्स अरेबिक में थी, और फिर उनको ट्रांसलेट किया, और उन्होंने 1932 में एक छोटा सा लाल किताब गुटका लिखा, फिर 1939, 40, 41, और अल्टीमेटली 1952 में उन्होंने फाइनल लिखी है। और उसमें तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लाल किताब जो है पब्लिक के सामने पिछले 70-80 साल में आई है, और वो हजारों सालों से है। तो इसलिए क्यूरियोसिटी है, और लाल किताब के कई उपाय जो बड़े सटीक होते हैं और वो काम कर जाते हैं। जैसे कि कुछ, हाँ, जैसे कि अब डाइवोर्स पे बात आ रही थी कि 7वें भाव में अगर सूर्य है तो बहुत खटपट होती है और डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। सर एकदम से इतने लोगों के सब, मतलब हो सकता है कि नहीं, अलग अलग योग होते हैं, बहुत से योग हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आपने लाल किताब का उपाय पूछा है ना, अब उसमें लाल किताब बहुत सिंपल उपाय बताती है कि रात को खाना बनता है घर में, आखिरली रोटी जो है वो बनाने के बाद
उस रोटी को चिमटे से पकड़िए और डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर ले जाके घुमा घुमा के एकदम काली कर दीजिए, जला दीजिए, उसको साइड में रख दीजिए, सुबह फेंक दीजिएगा। लगातार 43 डेज अगर आप ये करती हैं तो सप्तम भाव में जो सूरज का नेगेटिव अफेक्ट जा रहा है वो नलीफाई हो जाएगा और आप डाइवोर्स से भी बच जाएंगे। आपने पूछा ना कि क्या उपाय है, इतना सटीक और इतना सरल उपाय है कि लेडी ने खाना बनाना ही है रात को, अखीरली रोटी थोड़े छोटे साइज़ की बना ले और वो फ्लेम के ऊपर, आजकल 3 या 4 फ्लेम होती हैं चूल्हे में, गैस में, जिस फ्लेम के ऊपर जलाए उसको बंद कर दे, फिर उसको यूज़ ना करे, अगले दिन मॉर्निंग में साफ़ करने के बाद यूज़ करे। और उस रोटी का क्या करें, वो जली फेंक दीजिए। दूसरा उपाय ये है कि फ्लेम को डायरेक्ट दूध से बुझाइए लगातार 43 डेज मिनिमम। तो जो फ्लेम है उसको सिम पे कर लीजिए और हाथ में अंजलि में दूध लीजिए और उस पर छींटा मारिए, बुझ जाएगी। नहीं बुझे तो दोबारा मारिए, बुझ जाएगी। उस गैस को बंद कर दीजिए, अगले दिन सुबह पहुँचने के बाद यूज़ कीजिए। अब बताइए, इससे सरल उपाय 7वें सूरज का आपको कौन देगा? कोई खर्चा नहीं है, देखा जाए तो कोई टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं, वो 2 मिनट का काम है, लेकिन आपका सूरज ठंडा होने लग जाएगा। सूरज को ठंडक पहुंचा दिया आपने और देखिएगा कि जो मनमुटाव हो रहा है पति पत्नी में वो डाइल्यूट हो जाएगा, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो ये कोई भी कर सकता है, लड़का या लड़की? जनरली लड़की को ही खाना बनाना होता है तो वो करेगी, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई भी कर सकता है दोनों में से। ये रात के उपाय हैं, लेकिन जनरली जो लाल किताब के उपाय हैं वो दिन में किए जाते हैं। रात को करने से नुकसान हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ टोल्ड। जैसे ये मैंने बताया रात को करना है, बाकी उपाय सारे दिन में किए जाते हैं। सर, कई लोग होते हैं, जैसे मैंने ना लाल किताब में पढ़ा था कि रात का जो, अगर आपके दिन के टाइम में अगर बादल हैं, काले बादल हैं, तो वो शनि का टाइम ही माना जाएगा, और रात के टाइम में अगर पूर्णिमा का टाइम है तो वो चंद्रमा का टाइम ही माना जाएगा। पर ये चीज़ें मैंने आज तक कभी किसी को ना डिटेल में ऐसे जब अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताते हैं तो उनको खुद को ही नहीं पता कि ये भी ध्यान रखना होता है। तो क्या वो चीज़ भी इम्पैक्ट करती है उनकी कुंडली को? देखिए, ऐसा है, जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें हमारी वैदिक तिथि क्या है, 1 से लेके अमावस्या तक या 1 प्रतिपदा से लेके शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक वो पता लगता है कि कौन सी तिथि है। मान लीजिए किसी का जन्म जो है 10 जनवरी को है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी वैदिक तिथि क्या थी पता लगता है। अगर पूर्णिमा का जन्म है पता लगता है। पूर्णिमा के जन्म में सूर्य और चंद्रमा एकदम आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे, फुल मून होता है और वो कितनी लाइट होती है रात में, यू नो। तो वो जो है चंद्रमा बलि होता है, और पूर्णिमा के चंद्रमा का एक नाम है राकेश। राकेश का मतलब रात का ईश, रात का राजा। तो उस समय वो पूरा का पूरा चंद्रमा प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चंद्रमा पूर्णिमा की रात को ही होता है, और चंद्रमा की जो शक्ति वो शून्य होती है अमावस्या की रात को। तो सर, जैसे अभी मानसून चल रहा है तो दिन के टाइम में कभी बादल होते हैं कभी नहीं होते, तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट जब करती है? बहुत घने बादल छाए होते हैं एकदम काला, आप देखेंगे दिन में अंधकार लगता है, दोपहर में अगर घने काले बादल आ गए तो काला, तो शनि का प्रभाव है। काले बादल जो है शनि का प्रभाव है, लेकिन उसमें जो पानी है वो तो चंद्रमा है। तो ये अद्भुत संयोग हैं प्रकृति के। सर, लाल किताब के कुछ ऐसे आप उपाय बताओ जो एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान अपने डे टू डे लाइफ में कर सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब माइंड पे प्रेशर नहीं लेना कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है। एक नॉर्मल लाइफ जीते जीते आप वो सब कर लो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया। और लाल किताब ऐसे बहुत से जनरल उपाय बताती है जिसको करके हर कोई अपने जीवन को बेटर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु अगर अच्छा है आपका, तो आपकी ज़िंदगी के हर क्षेत्र को वो अच्छा करने की कोशिश करता है। और गुरु को अच्छा करने का लाल किताब का बहुत सरल उपाय है कि सुबह स्नान करने के बाद मिडल फिंगर से माथे, नाभि और जीभ के ऊपर आप केसर लगाएं। अब केसर जो है कितना इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग हर्ब, और ये गुरु का रूप है, गुरु की वस्तु है। तो जब आप यहाँ लगा रहे हैं माथे पे तो वो आज्ञा चक्र को प्रभावित करेगा, आपकी जीभ पे लगा रहे हैं आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, और वो स्ट्रॉन्ग हर्ब है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देगा।
नाभि आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये लगाने से गुरु बहुत अच्छा हो जाता है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होगी। और इसको लगाने में रोज़ 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में, सरकार की नौकरी में सूर्य का बहुत इम्पोर्टेंस है। रोज़ सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे दीजिए। ना आपकी हींग लगी, ना फिटकड़ी, रंग चोखा है, कोई खर्चा नहीं है। और जब आप भगवान सूर्य के सामने हैं तो विटामिन डी तो आपको वहीं से मिलता है। और कुछ दिनों में आप खुद फील करेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर अच्छी हो रही है। आप पीपल के वृक्ष लगाइए, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आज एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या ही पॉल्यूशन है, तो पीपल के वृक्ष लगने से वो समस्या भी हल होती है, आपका गुरु भी अच्छा हो जाता है। गाय की सेवा कीजिए आप। गाय शुक्र का रूप है, तो जब शुक्र को प्रसन्न करेंगे, आप गाय की सेवा करेंगे, उसको कभी रोटी खिला दी, हरा चारा खिला दिया, रोज ना कर सके तो बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 2 दिन आपके 5-10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा और उससे आपका जो लाइफ बहुत बेटर होगी। शुक्र जो है आपके जो पूरी लग्जरी वही देता है, आनंद जिंदगी का वही देता है। इस तरह से आप कुत्ते को रोटी डालिए, आपका केतु अच्छा होने लग जाएगा। 7 ग्रेन मिक्स करके पक्षियों को डालिए। पक्षी जो है दाना खा के कहाँ जाते हैं? आकाश की तरफ उड़ते हैं। नीला आकाश राहु का है, तो वो राहु को संदेश देते हैं, उनका पेट भरा हुआ, जिसने दाना दिया उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अगर आप जो किसी विशेष काम से कहीं जा रहे हैं, नाक साफ कर लीजिए। नाक साफ मतलब आपके कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसे से किया और बाहर की तरफ जोर से सांस छोड़ दिया, नाक साफ हो गया, नाक एक्टिवेट हो गया, आपके काम इतने से बेटर होने लग जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये करके देखिए, ये हर कोई कर सकता है और इसमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन रिजल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं। ओवरनाइट नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लगातार करते रहेंगे आपको मिलेंगे। सर वो पीरियड ऑफ टाइम ऑन एवरेज कितना होगा? देखिए लाल किताब 43 डेज मिनिमम कहती है सब उपायों का। हाँ, सब उपायों का अगर वो होता है तो। और वैसे भी आप सूर्य को जल दे रहे हैं, अगर लाइफ लॉन्ग भी देते हैं तो क्या दिक्कत है? गाय की सेवा लाइफ लॉन्ग करें ना। और सभी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो आज जो हमारी टर्मिनोलॉजी है सिंगल विंडो क्लियरेंस, गाय की सेवा में तो आपको वो मिल गया। तो सर आजकल इंडिया में स्टार्टअप्स काफ़ी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, सब कुछ मतलब काफ़ी रिसर्च करके आके अपना काम करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैसे ही बस शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छी इंटरनेट है तो काफ़ी रिसर्च अच्छे से करके आते हैं, अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर्ड आते हैं, पर फिर भी कुछ लोगों के काम ना बन नहीं रहे होते, उनके बिजनेस उठ नहीं रहे होते। तो क्या चीज़ हो सकती है कि वो अटकन आ रही है और उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके काम स्मूथली होना शुरू हो जाएं, उठने शुरू हो जाएं? देखिए ऐसा है, ये व्यक्तिगत कुंडली के ऊपर बात आती है। अगर उसी कुंडली में बंद मुट्ठी के खाने खाली हैं तो सफलता कम हो जाती है। तो 8वें 12वें में ग्रह बैठे हैं तो स्ट्रगल दिखाते हैं, बहुत स्ट्रगल आ जाती है। तो उसको प्रॉपर किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलके अपनी कुंडली दिखा के उसका जो उपाय है करना चाहिए। लेकिन जो मैंने जनरल रेमेडी अभी बताई हैं वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी है। कि एक इंसान की कुंडली होती है, मैंने सुना था कि एक देश की भी कुंडली होती है, तो क्या एक स्टार्टअप की भी कुंडली हो सकती है? जी हाँ, जिस क्षण पे आपने उसका मुहूर्त किया है उसकी भी कुंडली होगी। उस कुंडली से भी आप विवेचन कर सकते हैं। इसीलिए जब भी नया कोई दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, घर की नींव खुदवाते हैं तो पंडित से पहले मुहूर्त निकलवाया जाता है। और उस अगर शुभ मुहूर्त में किया है तो उस कार्य में सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर ये सोचते हैं कि भाई सब समय एक जैसा है, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो जिस दिन संडे के दिन छुट्टी होती है, दोस्तों को टाइम में फ्री है, हम उस दिन मुहूर्त करेंगे, कर लो भाई, फिर संडे के दिन कर लो। और संडे को भी कहते हैं शाम को लोग फ्री होते हैं, शाम को करते हैं, शाम को पार्टी रखते हैं, तो शाम को तो संडे को राहु काल होता है। गारंटी है काम का सत्यानाश होगा। तो मतलब अगर हमको पॉडकास्ट रिलीज करना है हमारा तो हम संडे को ना करें, सुबह करें। सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा है। कितने बजे सर? आप कर लीजिए, सुबह 11 बजे तक कर लीजिए, सारे ही समय अच्छे हैं। संडे को पहला चौघड़िया सूर्य का है, दूसरा जो चौघड़िया जो है शुक्र का है, तीसरा बुध का है,
चौथा चंद्रमा का है, और तब तक उसमें अभिजीत मुहूर्त भी आ जाता है 12 साढ़े 12 के बीच का। तो ये सुबह के जो सूर्य के चौघड़िया को आप छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए आज का सूर्योदय लगभग 6 बजे है, तो 7:30 के बाद से 12:30 तक का समय बहुत ही अच्छा है। सर अगर एक स्टार्टअप में 2 को फाउंडर्स हैं, उन दोनों की कुंडली और एक उनके स्टार्टअप की कुंडली, तो अगर कहीं पे जा रहे हो तो तीनों कुंडलियां लेकर जाओ। देखिए, दोनों की जब दोनों पार्टनर हैं तो पार्टनर्स की कुंडली को तो दोनों को मिलाना ही पड़ेगा। कंपेटिबल हैं कि नहीं, अगर उनकी राशि शत्रु राशियां हैं और उनके ग्रह इस तरह से बैठे हैं कि उनके आपस में भिड़ंत है, शत्रुता है, तो उनका पार्टनरशिप कैसे चलेगी। और इसीलिए आपने देखा बहुत सी पार्टनरशिप टूटती हैं, नॉट ओनली डाइवोर्स, बिजनेस पार्टनरशिप टूटती है और बिजनेस में लड़ पड़ते हैं, बिजनेस खराब हो जाता है। तो सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कुछ कुछ राशियां होती हैं जो आपस में उनकी बन ही नहीं सकती, वो कितनी कोशिश करे। तो उनमें से मैंने एक सुना था कि कर्क और कुंभ, ये 2 राशियां होती हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। षडाष्टक है, कर्क से कुंभ गिनेंगी तो 8वां, और कुंभ से कर्क गिनेंगी तो 6ठा। तो 6ठा शत्रु स्थान है, 8वां जो है मृत्यु स्थान है। तो रोग जो शत्रु और मृत्यु जो एक दोनों तरफ लग गए, और वैसे भी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और कुंभ का शनि, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों पार्टनर्स की कुंडलियों को दिखा के अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वो कंपेटिबल हैं कि नहीं पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। तो सर ऐसा कुछ होता है कि कोई एक लकी राशि होती है? देखिए, हर एक के लिए एक लकी राशि होती है, एक लकी प्लेनेट होता है, हीरो प्लेनेट होता है। डिफरेंट होता है, सबका डिफरेंट होता है। जैसे सिंह राशि के लिए और कर्क राशि के लिए हीरो प्लेनेट मंगल है, तो वो अगर मूंगा पहनते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ है। हनुमान जी की जितनी भक्ति करते हैं उतना ही अच्छा है, उनको फल मिलेंगे। सर जैसे मैं मिथुन राशि की हूँ, बिल्कुल, तो मेरे लिए क्या लकी है? मिथुन राशि के लिए जो कौन है, इसका स्वामी बुध है। तो बुध कौन है? छोटी कन्याएं हैं, कन्या पूजन कीजिए। जब हम नवरात्रों में जो करते हैं कन्या पूजन, वो कीजिए, ठीक है। आप पक्षियों को दाना डालिए, खास करके साबुत हरी मूंग रात को भिगो दीजिए, सुबह पक्षियों को डालिए, तो पक्षी वो जब हरी मूंग खाएंगे वो बुध की होती है, राइट। और जो है तोता भी बुध का पक्षी, एकदम ग्रीन कलर का है। और माँ दुर्गा बुध है, मैंने आपको जब बताया ग्रहों में, तो माँ दुर्गा की भक्ति कीजिए। तो सर मेरे साथ ना एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ है, मैं क्योंकि अब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है तो मैं पूछना चाहूँगी, देखेंगे कट कर लेंगे, पर मैं पूछना चाहूँगी। एक बार अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे सपना आया था कि मुझे वैष्णो देवी पे मैं वहाँ चढ़ाई कर रही हूँ और मैं माता का जयकारा कर रही थी। सर वो बहुत ज़्यादा क्लियर सपना था। उसके बाद से ना मैं बहुत बेचैन हो गई थी और मैं अकेली गई थी, फिर मतलब कोई था नहीं मेरे साथ जाने के लिए। जब तक मैं होके नहीं आई ना, मैं शांत नहीं हो पा रही थी। ये मतलब क्या साइन होता है? कुछ साइन होता है? ये साइन बहुत ही शुभ साइन है थैंक कि यू। माँ दुर्गा का आप पे बहुत आशीर्वाद है। वो सपने में आई हैं और अपने दरबार में बुलावा है, कहते हैं माता ने बुलाया है कहते हैं ना, तो माता ने आपको साक्षात बुलाया है, आप दर्शन कराइए, आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं। और आप समय समय पे माता रानी के दर्शन जाके करते रहा कीजिए। वहाँ ना जा पाए तो यहाँ माता रानी के दरबार में जाते रहिए। मंदिर यहाँ भी है माता रानी के, हर जगह होते हैं, और समय समय पे वहाँ जाके भी दर्शन कीजिए, बहुत ही शुभ साइन है। इसी से सर इसी से सपने आते हैं। जैसे अब ये एक सपना मैंने आपसे पूछा है, मेरा था एक सपना और था मेरा, वो भी मैं पूछ लेती हूँ, कट कर देंगे सर ज़्यादा ज़्यादा। तो मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि पहले मैं मतलब न्यूट्रल थी, ना तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी और ना मैं उसके अगेंस्ट कुछ करती थी। मैं सोचती थी कर्म अपना अच्छा रखो, कोई कुछ नहीं बिगड़ता। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई तो मैं अपने आप से शिव जी की तरफ ना ड्रॉन हो गई। तो जब मैंने शिव जी के फास्ट रखने शुरू किए सर, कुछ टाइम के बाद ना, एक शिवरात्रि के बाद मुझे सपना आया कि एक बहुत बड़ा स्नेक था, वो उसको मैं ना ऑर्डर दे रही हूँ और वो मेरी सारी बात मान रहा है। और अगले दिन मैं सुबह उठी और मेरे को ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फील हुआ, मुझे लगा और ये क्या था। तो कुछ इसके बारे में बताओगे? अब आप ये देखिए, शिव जी की आपने भक्ति शुरू की, सर्प कहाँ होता है? शिव जी के गले में होता है। तो इसका मतलब जो पार्षद है, शिव जी के पार्षद कौन है? नंदी है।
सर्प है, माथे पे चंद्रमा है, जटाओं में गंगा मैया है, अगर उनमें से कोई आप पे कृपा कर रहा है, आपको सपने में आ रहा है और आपकी बात मान रहे थे, यानी शिव जी प्रसन्न हो गए, उनके पार्षद प्रसन्न हो गए। उनकी भक्ति जितनी ज़्यादा आप कर सकें करिए। और अभी श्रावण मास चल रहा है और अगले कुछ दिनों में नाग पंचमी आने वाली है। कोशिश कीजिए नाग पंचमी के दिन, ये नाग को लेके घूमते हैं सपेरे, तो नाग के दर्शन कीजिए और वहाँ हो सके तो उनको दूध ऑफर करके आइए। ये और भी शुभ होगा कुछ दक्षिणा के साथ। ठीक है, थैंक यू सर। और जैसे लोगों को सपने आते हैं तो किस तरह के सपने होते हैं कि मतलब शुभ हैं, और किस तरह के सपने हैं कि आपको थोड़ा देखिए ये साइंस होते हैं? परिस्थिति पे निर्भर करता है। जैसे आपने बताया, अगर सिर्फ सांप का सपना आया है तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपने शिव जी की भक्ति शुरू की है उसके बाद आया है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा ना। आपने शिव जी की भक्ति शुरू की तो शिव जी के पार्षद प्रसन्न हो गए और आपकी हर बात को मान रहा है सपने में। वो सर्प कभी मानता है क्या? हाँ जी, मैं सुबह तो इसलिए क्लियर है शिव जी प्रसन्न है। आप शिव जी की भक्ति और कीजिए, उसमें आप आगे बढ़िए, एक इंडिकेशन। हाँ और लोग ये सोचते हैं कि वृद्धावस्था में वो पूजा होती है, गलत बात है। वृद्धावस्था में तो अपना लोग शरीर संभाल लें, वही बहुत है। पूजा पाठ ध्यान साधना वो बचपन से ही शुरू होनी चाहिए, और युवावस्था में तो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हम पूर्णतः जागृत हैं, सजग हैं, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं और हमारे जीवन का क्या टारगेट है वो हमें पता है, तो उस हिसाब से हमें करना ही है। सर, एक आजकल ना लोग, बच्चों में मैं देख रही हूँ, हमारी जनरेशन में रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कुछ मतलब उनका फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सिस्टम में नहीं है, तो रात को जाग रहे हैं 4-4, 5-5 बजे तक, सुबह सो रहे हैं और सुबह 12-1 बजे उठते हैं, और बहुत ना उनके अंदर नेगेटिविटी रहती है विदाउट एनी रीज़न। रहेगी, रीजन इज देयर। रीजन तो वो खुद है कि जब शनि का समय है रात्रि में, उसमें वो जाग रहे हैं, तो शनि तो नेगेटिविटी देगा, डिटैचमेंट देगा, डिप्रेशन देगा। आपका समय क्या है सोने का? आप उल्लू तो नहीं है जो सारा रात जागेंगे। भगवान ने भी एक विशेष पक्षी बनाया, उसका नाम उल्लू रखा है कि वो रात को जागेगा। बाकी पक्षी तो रात को सोते हैं, आप तो इंसान हैं, आप सारी रात क्यों जाग रहे हैं? आप उल्लू तो नहीं है। तो समय सोने का क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा देर से देर 11 बजे तक आपको सो जाना है। आपका बायो सिस्टम ही खराब हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाएगा आपका। आप सारी रात जागेंगे, कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे। आपको हमारा वैदिक साइंस ये कहता है कि सूर्यास्त से पहले खा लेना है और आपको समय से 10 बजे तक सो जाना है। वो तो शायद 9 या 10 के बीच का समय देते हैं। चलो आज की लाइफ ऐसी होगी, ऑफिस से आना करना, खा के सोना, लेकिन आप सारी रात जाग रहे हैं और दोपहर तक सो रहे हैं, तो आपने अपना सत्यानाश खुद ही किया है, किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। तो सर, एक ना पूरा एक डेली रूटीन बता दो कि एक आइडियल डेली रूटीन इंसान का ऐसा होना चाहिए, जो ऑफिस भी जाता है या जो फ्रीलांस भी करता है, कि आप इतने बजे उठो, ये करो, ऐसे करो, नहाओ, पूजा पाठ करो। मतलब एक रूटीन बता दो आपकी, आपका आइडियल ऐसा होना चाहिए, तो आपके प्लैनेट्स भी सही रहेंगे। बिल्कुल सही रहेंगे उस तरह से, क्योंकि जो हमारी जीवनचर्या बनाई, दैनिक चर्या बनाई गई है वैदिक के हिसाब से, वो ऐसी ही है। वैदिक तो ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अब वो संभव नहीं है तो 5 बजे तो जरूर उठ जाइए। 5 बजे उठ के मुँह हाथ धो के प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आप उठ गए हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग जो रात को सोते हैं, तो कुछ लोग सोते ही रह जाते हैं, उठ ही नहीं पाते, सुबह लोग उठा के लेके जाते हैं। तो आप धन्यवाद कीजिए कि आप उठ गए हैं, एक नया दिन मिला है, आज का जीवन फिर मिला है। उसके बाद अपनी दिनचर्या, मॉर्निंग वॉक है, योगा है, प्राणायाम है, बहुत बड़े बड़े गुरु सिखाते हैं, वो कीजिए। उसके बाद स्नान कीजिए, अपना जो भी है रूटीन रखिए, अच्छा नाश्ता कीजिए पौष्टिक, और वो भी सात्विक। नॉनवेज से बचना मैंने कहा लाल किताब भी कहती। फिर अपना जो आपका ऑफिस का समय है, काम का समय, उसमें काम पे निकलिए। दिन में भी अपना रूटीन जो भी अपना काम का रखिए। खाने पीने का समय दिन में भी फिक्स रखिए कि खाना आपने 1 बजे खाना है, 1:30 बजे खाना है। कभी ऑफिस में 12 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं, तो फिर आपकी पूरा बायो सिस्टम खराब ही होना है और तबीयत बिगड़नी है, बीमारियाँ होनी है, डायबिटीज़ हो जानी है। तो ये सारी चीज़ों को देखिए। शाम को आइए, समय थोड़ा समय परिवार को दीजिए, आने के बाद शाम को बच्चों को, पत्नी को, कम से कम आधा घंटा मिनिमम, और उसके बाद मिलके खाना खाइए और सोइए।
और कितने बजे तक सो जा कितना मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा ज़्यादा लेटेस्ट 11 बजे तक सो जाना चाहिए, हो सके तो 10 साढ़े 10 तक। 11 से लेट करना तो फिर अपनी हेल्थ को ख़राब करना ही है। तो मतलब मोबाइल फोन्स ने आजकल काफ़ी वो वो तो राहु है, उसने तो कब्जा कर लिया आपके ऊपर। तो सर कोई अभी रिसेंटली बोल रहा था कि आपको अगर सपने में कुत्ता दिखता है, डॉग दिखता है, तो अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो मतलब वो बच्चा नहीं बचता, तो ये कितना ट्रू है? नहीं नहीं, ये जो है बिल्कुल गलतफहमी है। कुत्ते का दिखना शुभ है। कुत्ता केतु है, संतान का कारक है, संतान के लिए भी शुभ है। और ये बताता है कि आपके जो मित्र हैं उनके साथ आपके संबंध और अच्छे होंगे। मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। कुत्ता मित्रता दिखाता है ना अपने स्वामी के साथ, वफादार होता है। सर अगर जैसे मेरे 2 डॉग्स हैं, तो जब वो 20 दिन से लेके 1 साल तक के थे, मतलब उनका ग्रोइंग 1 साल जो इनिशियल फर्स्ट होता है वो मेरे साथ रहते थे। फिर वो बहुत बड़े हो गए और मतलब मेरे को वर्क कमिटमेंट्स मेरी भी आ गई, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप अपना काम संभालो, इनको हम संभालते हैं, आप आके इनको मिल के जाया करो। पर वो क्योंकि वो इनिशियल फर्स्ट 1 साल मेरे साथ रहे हैं, तो वो एक ना पेरेंट और चाइल्ड वाला रिलेशनशिप है हमारा तीनों का। तो अब मैं काम की वजह से उनको मिल नहीं पाती। मतलब क्या मैं मतलब कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समय समय पे आप उनसे मिला कीजिए। डेली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वीक में 1 बार 2 बार, जैसा भी आप समय एडजस्ट करें, तो मिलते रहिए, जाके उनकी सेवा कीजिए जैसे करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, दुलार करते हैं। वो तो जब भी जाना होता है तो मतलब अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें। अपने पेरेंट्स के पास है ना, तो वो केयर कर रहे हैं। परिवार के अंदर उनकी केयर तो हो ही रही है। और सर कुछ ऐसा कोई एक ऐसा उपाय है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप कर लो और आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करोगे? अगर ऐसा है तो आप डेली हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आपको उसमें क्या नहीं मिलता? वो कहते संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और अंत में क्या आता है? अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यानी अंत काल आपको रघुबरपुर ले जाएंगे। आखिर अंत तो हर एक का होना है ना, यहाँ तो हम टेम्परेरी हैं। तो अंत काल अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ तो संकट कटे मिटे सब पीरा और सब सुख मिल रहे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, इससे बड़ी क्या चीज़ है, वो भी देते हैं। और अंत काल रघुबरपुर भगवान श्री राम के चरणों में बैकुंठ धाम में पहुंचा देंगे। अब एक हनुमान चालीसे में जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद की गारंटी और आप नहीं पढ़ें तो मैं क्या कह सकता हूँ? पढ़िए उसको और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। और ये कब तक पढ़ना है? जब तक हमारी सांस चलती है तब तक पढ़ना है, तब तक पढ़ते रहना है। और डेली जो मैंने बताया, माथे नाभि और जो जीभ पे केसर लगाइए, सूर्य को जल दीजिए, शक्ति वहीं से आती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पूरे ब्रह्मांड में? सूर्य। आप जुड़े रहिए उनसे, प्रकृति से, देखिए। तो सर हनुमान चालीसा लोग आजकल ना मैंने देखा है कि जब प्रॉब्लम में होते हैं तो कुछ लोग मैंने देखा है कि वो सुनते हैं, वो रिसाइट नहीं करते उसको, वो ऐसे यूट्यूब पे चला लेते हैं। पर मैंने जो खुद फील किया है, सुनने में और खुद उसको रिसाइट करने में फर्क है। पावर का फर्क, डिफरेंस फील होता है। आपको खुद रिसाइट करना चाहिए। हाँ जी, खुद रिसाइट करना चाहिए। यस। और आप जान के हैरान होंगी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उसमें मुस्लिम्स भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं। और वो ज्योतिष के पास कब आता है इंसान? जब परेशानी में होता है। और जब मैं उनको बोलता हूँ कि आप भाई सुन लो इसको, तो रिलीजन आड़े आता है ना। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप पिक्चर देखते हैं? देखते हैं। तो आप हीरो या हीरोइन बन गए? कहते नहीं। आप गाना सुनते हैं? गाते भी हैं, बीच में गुनगुनाता है हर इंसान। कहते करते हैं। तो फिर आप सिंगर बन गए? नहीं।
तो मैं यही कहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा आप, लेकिन आपको आनंद पूरा आ जाता है, एंटरटेन हो जाता है। आप हनुमान चालीसा सुनिए, बोल सके तो बोलिए, उससे आपका धर्म परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन हनुमान जी की जो कृपा है, पॉजिटिविटी, वो आप तक आ जाएगी। तो उनको बहुत क्लियर समझ आ जाता है कि जब गाना गाने से सिंगर नहीं बने तो इसको सुनने से धर्म परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं है, धर्म मेरा जो है वही रहेगा, लेकिन हनुमान जी की कृपा आ जाएगी। सर एक चीज़ और मैंने लाल किताब में पढ़ी थी कि अगर आप अपना चंद्रमा ठीक कर लेते हो तो उससे जो आपके क्रूर ग्रह होते हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। काफ़ी हद तक चंद्रमा अच्छा हो जाए तो कुंडली में कई चीज़ें अच्छी हो जाती मतलब हैं। अपनी और अपनी माता के चरण छू के रोज आशीर्वाद लीजिए। अब ये बात है कि माता तो हमेशा नहीं रहेंगी, समय आएगा, जाना है। तो किसी भी सोमवार को शुक्ल पक्ष में माता से चांदी ले लीजिए, शुद्ध चांदी, छोटी छोटी ब्रिक आती हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, वो अपनी क्षमता के हिसाब से एक ब्रिक दे दीजिए माँ के हाथ में, और वो ब्रिक उनके चरण छू के सोमवार को उनसे ग्रहण करके रख लीजिए, और उसको पीले कपड़े में बांध के आजीवन आपको अपने पास रखना, कभी बेच मत देना। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। फिर प्रति सोमवार शिव जी की भक्ति करो, शिव जी पे कच्चा दूध, गंगा जल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के प्रार्थना करो। चंद्रमा शिव जी के माथे पे विराजते हैं, और आपने तो एक्सपीरियंस कर लिया शिव जी की भक्ति का, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो चंद्रमा बड़े सरल तरीके से अच्छा हो जाता है। तो सर कौन से ऐसे मंदिर हैं इंडिया में, जैसे ज्योतिर्लिंग हैं, अभी शक्तिपीठ हैं, तो कौन से मतलब आप इतने किस्मत वाले लोग हैं जो सब जगह जा पाते हैं, पर कौन से ऐसे कुछ मंदिर हैं इंडिया में या कहीं भी आसपास जहां इंसान को अपनी लाइफ टाइम में ना एक बार तो जाना ही चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो हर मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है, जितना हो सके जाना चाहिए। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी एक मंदिर में किस में ज़रूरी जाना चाहिए, ये अपनी आस्था पे निर्भर करता है। जैसे आपने चंद्रमा की बात की, तो उसके लिए ज्योतिर्लिंग में भी सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो है ही सोमनाथ, सोम कहते हैं चंद्रमा। तो जैसे सब राशियों का भी कहते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग होता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। तो जैसे अब मैं मिथुन राशि की हूँ, तो मुझे कौन से ज्योतिर्लिंग में ज़रूर जाना? ऐसी कोई उसमें ऐसा नहीं बंधन होता? नहीं है, ठीक है। इतना उसमें हम अगर बारीकी में जाएंगे ना तो उलझ जाएंगे। अब बुध को अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया, मैंने कहा था, दुर्गा माता की पूजा करनी है। आप वैष्णो देवी जाइए, उनका सबसे सिद्ध पीठ माना जाता है। कामाख्या देवी माता मंदिर जाइए, वहाँ गुवाहाटी में सिद्ध पीठ हैं। तो अगर बुध को अच्छा करना है तो दुर्गा माता की भक्ति है, उनके दर्शन। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। फिर से मिलेंगे हम और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, पर आज बहुत कुछ सीख लिया, और इतनी बेसिक चीज़ें और बेसिक उपाय आपने बताए हैं जो बहुत इजीली कर सकते हैं, और उनके इम्पैक्ट अगर इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो आई गेस सबको हेल्प होगा इससे। मैं खुद करूँगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय आपको महादेव। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और इससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो ये मैं चाहूँगा, तभी हमारी इस पॉडकास्ट का फ़ायदा है पब्लिक के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय राम। श्री राम।